नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। उत्तर प्रदेश सरकार का गठन होने के बाद विभागों का बंटवारा हो गया है। विभागों का बंटवारे के विषय में जो बहुत सारी आशंकाएं थीं उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर, कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने स्टेटमेंट डाले थे। हालांकि टीवी चैनलों पर भी चर्चा हुई ही होगी, मुझे देखने को नहीं मिली, लेकिन कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने उस पर तमाम तरह के लेख लिखे हैं। जो लोग यूट्यूब पर रहते हैं उनके स्टेटमेंट आए हैं और बड़ी सारी आशंकाएं जताई हैं। कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने तो सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री ज़रूर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन पर कितना विश्वास कर पा रही है, ये मंत्रिपरिषद के गठन से पता लग रहा है। और ये बताने की कोशिश की है कि क्यों ब्रजेश पाठक जी को उप मुख्यमंत्री बनाने की आवश्यकता पड़ गई। अगर ब्राह्मण चेहरा बनाना था तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास ब्राह्मण चेहरे नहीं थे? ऐसी बहुत सारी आशंकाएं, जिसमें ये कहा गया कि केशव मौर्य जी जो कि उप मुख्यमंत्री बने हैं, वो चुनाव हारने के बाद भी उप मुख्यमंत्री क्यों बने, और अगर उप मुख्यमंत्री बने हैं जो लगातार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के लिए बहुत अच्छे विचारक चिंतक नहीं रहे हैं, उनको मजबूरी में उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसी बहुत सारी आशंकाएं। आपको याद होगा, जिस दिन मंत्रिपरिषद का गठन हुआ था उसी दिन मैंने ये कहा था कि 35 कैबिनेट मंत्रालयों में से 18 यानी कि 18 पर समेटा गया। 16 कैबिनेट मंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री जो कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि इससे ज़्यादा उनके पास कोई अधिकार नहीं होते। संविधान में किसी भी प्रकार से उप मुख्यमंत्री को कोई अलग से स्टेटस नहीं दिया गया, और संवैधानिक रूप से नोटिफिकेशन जो जारी हुए हैं, मेरा मानना यह है वो नोटिफिकेशन भी उनमें उप मुख्यमंत्री शब्द नहीं इस्तेमाल होना चाहिए था। शपथ ग्रहण के समय पर भी उप मुख्यमंत्री शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि संविधान की अनुसूची जिसमें शपथ ली जाती है उसमें उप मुख्यमंत्री का कोई दर्जा नहीं है। मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की कंसल्ट पर, यानी कि उनकी एड एंड एडवाइस पर, उनकी सलाह पर बाकी मंत्रिपरिषद का गठन होता है। उनमें से बांटकर कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ऐसे बनाए जाते हैं। अब हम इस मंत्रिपरिषद का जो गठन हो गया, और बहुत सारी चर्चाएं मैंने उस दिन की थी, अगर आप उस दिन के लेक्चर को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि मंत्रिपरिषद का जब बंटवारा होता है, उनके अनुभाग, उनके विभाग बांटे जाते हैं, तो एवं ही मुख्यमंत्री नहीं करता। बाकायदा एक चिट्ठी उसकी जारी होती है। उत्तर प्रदेश कार्य बंटवारा नियमावली 1975 में ये व्यवस्था दी गई है, उसके नियम नंबर 3 में, कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री एक चिट्ठी देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, राज्य मंत्री गण, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्रीगण को अनुसूचित किया जाता है कि उनके ये कार्यभार होंगे। यानी कि बाकायदा एक नोटिस जारी होता है और बाकायदा एक सर्कुलर जारी होता है कि कार्य विभाजन कैसे हुआ है, जिसको कार्य बंटवारा नियमावली 1975 कहते हैं। ठीक है। अब मैंने कहा था कि 35 कैबिनेट की जगह अब की बार 18 कैबिनेट बनाई गई हैं। मुख्यमंत्री जी को मिलाएंगे तो 19 कैबिनेट बनाई जाएंगी। वो मुख्यमंत्री जी को हटा दीजिए तो दोनों उप मुख्यमंत्री और 16 कैबिनेट। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम 35 में से 18 को कम करें तो 17 डिपार्टमेंट बनते हैं, और 17 डिपार्टमेंट जो बचे वो सारे के सारे मुख्यमंत्री जी के पास जाने वाले हैं। यानी कि पहले मुख्यमंत्री जी के पास जहां 11 डिपार्टमेंट हुआ करते थे, 11 मंत्रालय होते थे, उसकी जगह अब 17 मंत्रालय होंगे। नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है उन 17 मंत्रालयों, यानी कि मैं कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसमें जो विभाग बताए गए हैं वो 34 विभागों की चर्चा की गई है। अब आप देखिए कि अगर मैं मान भी लूं उन पत्रकारों की बात जो ये कहते हैं कि दिल्ली से मंत्रिपरिषद बना है और माननीय योगी जी को मंत्रिपरिषद गठन करने के लिए पूर्ण रूप से अधिकार नहीं दिए गए, तो 2-3 प्रश्न मेरे भी बनते हैं। वो ये है कि पहले तो मंत्रिपरिषद उनमें से ही गठन होगा जो लोग चुन कर आए हैं बाहर, या जो एमएलसी हैं। उसके अलावा 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोगों को
जिनके एमएलसी होने की संभावनाएं सामने रहती कि इनको एमएलसी घोषित किया जा सकता है, ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है, उसमें डिस्क्रिशन थोड़ा सा इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन बाकी मंत्रिपरिषद तो उनमें से ही चुनकर जाना है जो लोग चुन कर आए हैं। स्थिति क्लियर है कि मंत्रिपरिषद में बहुत कुछ करने का नहीं है। लेकिन आपके पास जो 255 लोग आए हैं, यानी कि मैं अगर घटक दलों के भी मिला लूँ, 350 लगभग लोग, वो 350 में से ही आपको 50 नाम तय करने हैं, जिनमें घटक दलों को भी देना होगा। अब इस मंत्रिपरिषद में कैसे इसको ऐसे समझना चाहिए कि मंत्रिपरिषद का जब गठन होगा तो बनिया जो लाला है वो अपनी एक दुकान रखे हुए है, उस दुकान को सजाएगा, हर एक वैरायटी उसको चाहिए, ताकि जो व्यक्ति भी उस शॉप, उस कॉरपोरेशन, उस संगठन की तरफ आंख उठाए तो उस संगठन में उसको वो हर चीज मिले जिस पर वो प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। इसीलिए जाति समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, भाषाई समीकरण और इसके अतिरिक्त जितने प्रकार के समीकरण हो सकते हैं, उन सभी समीकरणों में से एक कॉमन मिनिमम समीकरण निकाला जाता है और उस कॉमन मिनिमम समीकरण के अनुसार मंत्रिपरिषद का गठन होता है। अब इसको दूसरी तरह से भी देखना चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, कांग्रेस एक कैडर बेस्ड पार्टी है जिनका राष्ट्रीय कैडर है। अब कांग्रेस में तो परिवारवाद चलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं चलता। चूंकि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं चलता तो फिर भी हेड तो होता ही है, कोई ना कोई तो उसको लीड करेगा ही, या एक लोग लीड करेंगे, एक से ज़्यादा लीड करेंगे। नेता अगर एक को मानेंगे देश में तो फिर अच्छे से रन किया जा सकता है। नेता अगर अधिक मान लिए जाएंगे तो पार्टियां टूट जाती हैं, पार्टियों में वैमनस्यता क्रिएट होती है और समस्याएं खड़ी होती हैं। इसलिए ये तो सबको मानना पड़ेगा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश इस समय चल रहा है। अब कार्य विभाजन अलग अलग है और उसी कैडर में उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी के नेतृत्व में चल रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी अपनी उस विचारधारा को कैसे सबको सेटिस्फाई करे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में जाति समीकरण की समस्या तो है, क्षेत्रीय समीकरण की भी समस्या है। तो अब ये जो जाति समीकरण है उसके लिए व्यक्तियों का चुनाव करना होता है कि किसको किसको हम टिकट देकर या किसको किसको हम चुनाव लड़वाएं। ऐसा करने के लिए ये भी संभव है कि जो भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता या संपर्क में कार्यकर्ता आते हैं, उन कार्यकर्ताओं में वो चुन लेते हैं कि भाई ये व्यक्ति जो है वो इस जाति का नेतृत्व करेगा, ये इस विभाग का नेतृत्व करेगा, ये इन लोगों को सेटिस्फाई करेगा। जितने प्रकार के प्रश्न पैदा हो सकते हैं उतने प्रकार के लोगों को चुना जाता है। अब हमने चुन लिया, फिर ये भी संभव है कि हमने उनको चुन तो लिया, लेकिन किसी दूसरी पार्टी जो कॉम्पिटेंट है, जिससे चुनाव लड़ना है, उसका कोई नेता हमारे उस जाति के नेता से ज़्यादा प्रभावी है, या उसके पास जो नेतागण हैं वो हमारे नेताओं से ज़्यादा प्रभावी हैं। तो पार्टियां ये भी सोच लेती हैं कि भाई क्यों ना हमारे पास जो लीडर है उस लीडर की एक सेपरेट पार्टी नियोजन करके बना ली जाए, और अगर उसकी सेपरेट पार्टी बना ली जाएगी, उसको अपनी जाति के बीच में इंडिपेंडेंट करके घुमाया जाएगा तो उसका प्रभाव ज़्यादा होगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि बिहार में मल्ला समाज के लिए मुकेश साहनी, वो वीआईपी के, उनको पहले वो 2015 में, बहुत समय उनको नहीं हुआ, 2015 में वो मुंबई से वापस आए और वापस आने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में घूमने लगे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ उठने बैठने लगे और अपना प्रभाव छाप छोड़ने लगे। भारतीय जनता पार्टी को मल्ला समाज को के लिए एक नेतृत्व चाहिए था, उन्होंने उनको अपने साथ खींचना शुरू किया और उनको मंचासीन करना शुरू किया। प्रभाव नहीं डाल पाए होंगे, इसलिए उनकी एक सेपरेट पार्टी, ये संभव है कि भारतीय जनता पार्टी के अम्ब्रेला तले उनकी एक सेपरेट पार्टी वीआईपी बन गई। वीआईपी बनने के बाद अब उसके जो कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे वो भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही कैंडिडेट अपने कोटे से दिए, और उन कैंडिडेटों में नाम भी स्वयं ही चुने होंगे। मुकेश साहनी केवल उसमें नेतृत्व के नाते कि भाई ये हमारे नेता हैं, इस जाति के नेता हैं, हालांकि हम एक देश, एक समाज, एक जाति हैं, फिर भी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए दुकान पर उस स्थान पर सभी प्रकार के प्रोडक्ट दिखने चाहिए, भले ही किसी में मुनाफा कम और किसी में मुनाफा ज़्यादा हो।
मैं उसके लिए एक इलस्ट्रेशन आपको बताता हूँ कि जो दूध बेचते हैं ना पैकेट वाला, वो पैकेट वाले दूध में बहुत मुनाफा नहीं होता, लेकिन लगभग सभी दुकानदार उसको इसलिए रखते हैं क्योंकि सवेरे दूध की बिक्री होती है। दूध लेने के लिए कोई व्यक्ति दुकान पर आएगा तो वो और 4 चीज़ें दूध के साथ लेकर जाएगा, इसलिए सभी दुकानदार उसमें बहुत मुनाफा नहीं होते हुए भी दूध की बिक्री करते हैं, जबकि दूसरे आइटमों में उनको मुनाफा होता है। तो इसलिए भी कभी प्रोडक्ट रखे जाते हैं कि उनसे बहुत मुनाफा नहीं है, लेकिन उनसे बड़ा समाज सेटिस्फाई हो जाएगा और हमारा वोट बैंक सर्टिफाइड रहेगा। हम देश के नाम से काम करते हैं, हम छोटी जातियों की आइडेंटिटी पर काम नहीं करते, हम क्षेत्रीय आइडेंटिटियों पर काम नहीं करते, या हम रिलीजियस आइडेंटिटी पर काम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी आइडेंटिटी हिंदुत्व की लेकर चलती है जिसमें ये सारे गुण आ जाते हैं। फिर भी अब एक बड़ा स्टोर है, बड़े स्टोर में भी वो सारी वैरायटियां होनी ही चाहिए जिन वैरायटियों को समाज, जिन वैरायटियों के आधार पर समाज वहां प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। इसलिए मल्ला समाज को सेटिस्फाई करने के लिए मुकेश सहनी को सामने बढ़ा दिया। ऐसे ही राजभरों को कैसे सेटिस्फाई किया जाए, तो ओपी राजभर को आगे बढ़ा दिया। उसी प्रकार से अपने समाज का थोड़ा बहुत भी नेतृत्व करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य सामने आए, उनको बढ़ा दिया। सैनी समाज से धर्मवीर सैनी सामने आए, उनको बढ़ा दिया। या इस प्रकार 3, 4, 5 जातियां और ज़्यादा जातियों के अलग अलग ग्रुप बना दिए, और उन ग्रुपों के ऊपर होल्डिंग चूंकि एक ही पार्टी की है, उसी का ये सारा मैनेजमेंट है, ताकि समाज किसी प्रकार से पार्टी के ऊपर प्रश्न न खड़े कर सके, और अपने ही अंदर उन्होंने ग्रुप बनाकर उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन्हीं ग्रुप के नेताओं को ये एहसास हो जाता है कि उनके दम पर ही समाज चलने वाला है। मुकेश सहनी का वैसा ही इलस्ट्रेशन अपने सामने आया। मुकेश सहनी को लगा कि वो वीआईपी के नेता हैं, जबकि सारी की सारी उनकी स्क्रिप्ट से लेकर, उनके एंट्री से लेकर और उनके एंड तक, उनके ऊपर नेता बनने तक सब कुछ भारतीय जनता पार्टी ने स्क्रिप्ट लिखी, बनाई और चलाई भी थी। लेकिन एहसास हो सकता है हीरो को कि वो ही पूरी फिल्म का सब कुछ है। इसलिए मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश में 59 सीटों पर चुनाव लड़ डाला, बीजेपी के विरोध में चुनाव लड़ डाला। नतीजा ये निकला कि जब चुनाव खत्म हुआ उत्तर प्रदेश का, तो मुकेश सहनी बिहार से भी हाथ पैर धो बैठे, और वहां वो अब मंत्री भी नहीं रहे। उनके 4 विधायक उनके जीत कर आए थे, जो भारतीय जनता पार्टी ने ही नाम प्रपोज किए होंगे। वो 4 में से 1 की मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण हो गई, और 3 बाकी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब मुकेश सहनी अकेले रह गए हैं। ऐसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले रह गए, ऐसे ही ओम प्रकाश राजभर अकेले रह गए, और तमाम तरह के धर्मवीर सैनी जैसे लोग, जिनको लग रहा था कि अब उनके दम पर समाज चलने वाला है, जबकि वो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े दृश्य में एक छोटे से कोने पर, एक छोटे से स्थान पर शोभायमान थे, ताकि समाज सही से रिप्रेजेंटेशन कर सके। परिणाम ये निकला कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये सब अलग गए, और अलग इनके जाने के बाद फिर से नए लोग, जैसे मैं कहूं कि एक नए राजभर, उनको अब मंत्री बना दिया गया है, और बेबी रानी मौर्य को सामने लेकर आया गया है, धर्मवीर सिंह को सामने लेकर आया गया है। समाज के, जैसे मैंने कहा, अनिल राजभर। ब्राह्मणों के विषय में बात करें तो जितिन प्रसाद को सामने ले आया गया है। अगर हम भूमिहारों की बात करें तो अरविंद कुमार शर्मा को, AK शर्मा जिनको कहते हैं, उनको सामने ले आया गया है। पटेलों की बात करें कि ज़्यादा पटेलों से पटेल या कुर्मी समाज अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, या वैसा ही कुछ और कर सकता है, तो आशीष पटेल को सामने लाया गया। या फिर मैं कहूँ कि सोनेलाल पटेल की दोनों बेटियां चुनाव में आई, उनकी एक बेटी बीजेपी के साथ आई, निषाद समाज के लिए संजय निषाद, और ऐसे करके अग्रवाल समाज, जायसवाल समाज, सब समाजों से किसी न किसी को सामने लाया गया। और जितने ये रूट कर बगल में चले गए, उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ बीजेपी के ही एक बड़े परिदृश्य में थी, वो सब बाहर होते चले गए, और ये नए चेहरे सामने आ गए। अब इन नए चेहरों पर लोगों के प्रश्न हो सकते हैं कि भाई इनमें क्या है, लेकिन हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर के ये प्रोडक्ट हैं, और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी सोच लेकर चलने वाली पार्टी है। तो फिर अब बंटवारा, जब हम इनको लेकर आए हैं, इनको हमने जाति रिप्रेजेंटेशन करवाया था, तो किसको मंत्री बनाएंगे? मंत्री बनाते समय भी कुछ ऐसा ही दिखाई देना चाहिए। वो सब कुछ हमने देख लिया।
अब सवाल यहां पर दो तीन पैदा हो गए। ये पैदा हुआ कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, तो क्या मंत्रिपरिषद माननीय योगी जी के नेतृत्व में चलेगा? ये बात बिल्कुल जग जाहिर दिखाई देती है कि 35 कैबिनेट मंत्रियों से हटाकर जब हम 17 कैबिनेट मंत्री या 18 कैबिनेट मंत्री बनाए हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि माननीय योगी जी के पास पावर सेंट्रिक हो गई। अब विभागों का बंटवारा को ले लीजिए। ऐसा कहा गया केशव मौर्य को जबरदस्ती लाया गया, तो इस बार केशव मौर्य को ग्राम विकास दिया गया। ग्राम विकास के साथ साथ राष्ट्रीय एकीकरण, क्योंकि केंद्र की टोली के वो व्यक्ति हैं, लेकिन अभी भी पीडब्ल्यूडी विभाग उनके पास पिछली बार था, उसकी जगह आरईएस दिया गया। वो पीडब्ल्यूडी से किसी भी मायने में बहुत कमजोर नहीं कहा जा सकता। तो इसका मतलब ये हो गया कि केशव मौर्य जी को उप मुख्यमंत्री जरूर कहा गया है, एक समाज को सेटिस्फाई करने के लिए, ओबीसी चेहरे को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन कैबिनेट मंत्री की तरह उनको जो विभाग मिलने चाहिए वो विभाग मिले, लेकिन बहुत महत्व नहीं दिया गया। ब्रजेश पाठक जी की बात कहें तो उनको चिकित्सा दे दी गई, चिकित्सा के सारे आयाम, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण, ये सारे विभाग उनको दे दिए गए। यानी कि वो दोनों ही एक एक विभाग के कैबिनेट मंत्री जैसे होते, वैसे ही उनको दो विभाग दे दिए गए, भले ही उनको उप मुख्यमंत्री इसलिए कहा गया हो, चाहे वो केंद्र के दबाव में कहा गया हो, जातियों के दबाव में कहा गया हो, क्षेत्रों के दबाव में, लेकिन वो दोनों भी कैबिनेट मंत्री ही रहे। यानी कि उप मुख्यमंत्री होते हुए भी अब वो इस स्थिति में नहीं होंगे कि वो माननीय योगी जी को कहीं से चैलेंज कर सकें। विभागीय बंटवारे की बात मैं कर रहा हूं। अब बात बचती है कि जो मुख्य विभाग हैं जिनके बंटवारे होते हैं, खासतौर से जब आपने देखा होगा उत्तराखंड में सरकार का गठन हुआ, गोवा में सरकार का गठन हुआ, तो एक 8 मंत्रालय ऐसे रहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं बहुत बढ़ाकर कहूं तो 12 मंत्रालय ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उन 12 मंत्रालयों से ही पूरी कैबिनेट बन जाती है, क्योंकि अगर उत्तराखंड में 12 मंत्रियों से सरकार चल सकती है, अगर गोवा में 8 मंत्रियों से सरकार चल सकती है, तो क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में भी 8 मंत्रियों से सरकार पूर्ण रूप से चल सकती है। लेकिन चूंकि बड़ा प्रदेश है, ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए और मंत्रालय यहाँ पर हैं। अब मैं उन 8 मंत्रालयों के हिसाब से बात करूं तो एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, किसके पास है? रेवेन्यू मंत्रालय, यानी कि जो राजस्व विभाग है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। अब मैं बात कहूँ न्याय की, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की, वो किसके पास है? वो मुख्यमंत्री जी के पास है। अब मैं बात कहूँ होम मिनिस्ट्री की, वो किसके पास है? तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। मैं बात कहूँ विधायी विभाग की, यानी कि लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट की, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। लोक सेवा प्रबंधन, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। इसके लिए प्रशासनिक सुधार, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। संस्थागत वित्त, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। सचिवालय का प्रशासन मुख्यमंत्री जी के पास है। और खनन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विभाग रहता है, खनन, खाद्य सुरक्षा, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। नागरिक आपूर्ति, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। राजस्व, आवास या सतर्कता गृह, कार्मिक विभाग, नियुक्ति विभाग, ये जिन विभागों से मंत्रालय बनते हैं, जहां से सरकार चलती है, वो सारे के सारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास इस बार हैं। जिसमें मैंने कहा गृह मंत्रालय, न्याय मंत्रालय, रेवेन्यू का मंत्रालय, खाद्य सुरक्षा का मंत्रालय, या इस प्रकार के और मंत्रालय जिसमें खनन का मंत्रालय, ये सारे मंत्रालय सीधे सीधे माननीय योगी जी के पास हैं, जो वो अपने स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों के द्वारा चलाएंगे। अब बात बचती है कि इसके अतिरिक्त तो फाइनेंस मिनिस्ट्री बचती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए उन्होंने सुरेश खन्ना जी को दिया हुआ है। अब मुझे बताइए इसके बाद के जो मंत्रालय बचे, जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, एक बड़ी मिनिस्ट्री होती है, वो सूर्य प्रताप शाही जी के पास है, वो उन पे कोई कंट्रोवर्सी है नहीं। अब जो भी मंत्रालय बचे, वो सब मंत्रालय कुछ इस प्रकार के हैं जिनमें मंत्री चाहिए जो काम करेंगे। इनमें अब एक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो सकता है, लोक निर्माण, वो जितिन प्रसाद जी को दिया गया है। उच्च शिक्षा, निच्च शिक्षा, छोटी शिक्षा, बड़ी शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, ये सब मंत्रालय बांटे गए जैसे बांटने चाहिए। मैं जहां तक कहना चाहता हूं, जो 8 बड़े मंत्रालयों की बात आती है, उन 8 में से 5 बड़े मंत्रालय माननीय योगी जी के पास हैं, और 3 बड़े मंत्रालय, एक मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री के पास और एक सुरेश खन्ना जी के पास।
और एक जितेंद्र प्रसाद जी के पास है। तो आप देख लीजिए कि अगर जो मेन 8 मंत्रालयों के आधार पर जहां सरकारें चलती हैं वो तो 3 या 4 लोगों में ही सेंट्रिक रह गई, उसमें से भी 70% 60% मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आ गए, जो मुख्य मंत्रालय होते हैं जिनसे प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि चाहे किसी ने कोई भी खेल खेलने की कोशिश की हो, चाहे किसी प्रकार की जाति समीकरण को बिठाने का प्रयास किया गया हो, लेकिन माननीय योगी जी ने अपना रास्ता तय कर लिया है और ये देश को बता दिया, प्रदेश को बता दिया है कि हम प्रदेश को कैसे चलाने वाले हैं। आप, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी आशंकाएं लगाई गई थी, तो ये सारी आशंकाओं का परिणाम ये है कि एक बड़े परिदृश्य में जहां पर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश चलने वाला है, उस प्रदेश में जो मुख्य धारा है वो माननीय योगी जी के पास है। बाकी के कुछ मंत्रालय हैं और बाकी के जो मंत्रालय बचे उनमें जो जाति समीकरण में फिट बैठता है, जो चुन कराया, उनको दे दिए गए। हाँ, ये अवश्य हो सकता है कि केंद्र ने कुछ नाम प्रपोज किए, जैसे ए.के. शर्मा का नाम, भूमिहार आते हैं, उनको कुछ अच्छे मंत्रालय दे दिए गए। अच्छे मंत्रालय से मतलब कि वो सुपर क्लास नहीं है लेकिन ए क्लास है, ऐसे उनको मंत्रालय दे दिए गए। शहरी विकास वगैरह अच्छा मंत्रालय रहता है। तो कुछ नाम जो केंद्र से प्रपोज हुए होंगे उनको तो अच्छे मंत्रालय एकाध दिए गए, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी के पैर या हाथ किसी प्रकार से भी उत्तर प्रदेश में कमजोर हैं। दूसरी बात एक और है कि अगर ये कहा भी जाए कि मंत्रालय या मंत्रिपरिषद केंद्र से तय करके योगी जी को दे दिया गया, जैसा पत्रकारों ने कहा है, और योगी जी को अभी भी पूर्ण रूप से बीजेपी का नहीं माना, तो एक बात बिल्कुल तय है कि मुख्यमंत्री जब बैठेंगे और मुख्यमंत्री किसी भी कैबिनेट मंत्री को बुलाकर ये कहेंगे कि अपने 100 दिन का एजेंडा तय करिए और 100 दिन का एजेंडा मेरे सामने रखिए, तो क्या इस पर कोई प्रश्न लगा सकता है? इस काम को करने से कोई रोक सकता है? मुझे नहीं लगता कि माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छे मंत्रालय अपने पास रखने के बावजूद, यानी कि जो प्रशासनिक रूप से स्ट्रांग चाहिए, वो मंत्रालय अपने पास रखने के बावजूद किसी प्रकार से कमजोरी की स्थिति में आ सकते हैं या उनको कोई समस्या हो सकती है। जो उनको करना चाहिए था वो उन्होंने किया। अब आशंकाएं लगाने का जो बाजार जिसकी हम बात करते हैं, तो आशंकाएं लगाने के बाजार के विषय में मैं बताना चाहूं कि राजभवन के अंदर क्या चलता है वो केवल दरबारी ही जानते हैं। उनके विषय में बाहर हमारे और आपके जैसे लोग तो केवल परिकल्पना कर सकते हैं, कल्पना करके अपने अपने बयान दे सकते हैं। जनता भी उस पर एनालिसिस कर सकती है, जनता भी उसकी परिकल्पना कर सकती है, लेकिन उसका सटीक निर्धारण कारण क्या था ये कोई नहीं बता सकता। इसलिए मैं उन सभी पत्रकारों को नमन करते हुए कि उन्होंने अपनी अपनी जो उनकी एनालिसिस है वो दी, लेकिन मेरा मानना है कि इन सभी एनालिसिस में पूर्ण कोई नहीं हो सकती। सब आशंकाएं अनुभव के आधार पर, ऑब्जर्वेशन के आधार पर दी जा सकती हैं, क्योंकि राजभवन के अंदर के किस्से कभी बाहर नहीं आते, और अगर बाहर आते हैं तो सत्ता परिवर्तन के बाद आते हैं, सत्ता के रहते नहीं आते। इसलिए मुझे लगा कि इस मंत्रिपरिषद के विषय में हम सबको जो आशंकाएं थी उन आशंकाओं को यहीं समाप्त करना चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय योगी जी को शुभकामनाएं और साधुवाद देना चाहिए और उनके अच्छे मंगल कामना की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वो देश का भविष्य हैं, वो देश का एसेट हैं, और वो उत्तर प्रदेश के तो एसेट हैं ही हैं, लेकिन देश का भविष्य भी माननीय योगी जी हैं। इसलिए उस भविष्य के लिए सभी को प्रार्थना करनी चाहिए और देश सुदृढ़ रहे, राष्ट्रवादी सरकारें अच्छे से बैठें और देश को आगे ले जाएं, ऐसी प्रार्थना के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।